एवरीवन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कुछ अपनी ही बारे में, अपनी ही बॉडी के बारे में जानेंगे, ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे। इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एनाटॉमी या फिर ह्यूमन फिजियोलॉजी। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि हमारी बॉडी के अंदर किस किस तरह से हमारे सारे सिस्टम अरेंज हैं और वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी। यहाँ पर ह्यूमन एनाटॉमी में हम लोग बेसिकली स्टडी करेंगे ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में। डिफरेंट जो हमारे सिस्टम है उनको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। अब अगर हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात करें तो ह्यूमन एनाटॉमी का मतलब होता है कि हमें अपनी बॉडी के अंदर देखना है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें किस तरह से अरेंज है और वो किस तरह से फंक्शन करती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक एप्पल देखते हैं, ठीक है, तो एप्पल बाहर से तो आपको जैसा भी दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। ठीक है, उसमें जो भी फीचर्स आपको बाहर से दिख रहे होते हैं वो आइडेंटिफाई होते हैं कि हाँ ये एप्पल है। ठीक है, लेकिन अगर हमें जानना है कि एप्पल के अंदर क्या होता है तो हमें एप्पल को कट करके देखना पड़ेगा, तब जाकर हमें पता चलेगा कि हाँ एप्पल के अंदर क्या चीज है। ठीक है, या नींबू के अंदर क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नींबू अगर हम कट करें तो उसके अंदर हमको क्या कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देता है, कुछ इस तरह से यहाँ पे सीड्स लगी होती है, यहाँ पर सीड्स लगी होती है ना, तो ये पोर्शन आपको कैसे दिखाई देता है? ये पोर्शन आपको तभी दिखाई देता है जब आप उसे कट करके देखते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन एनाटॉमी के लिए भी हम लोगों को बॉडी के अंदर जाना पड़ेगा, अपनी ह्यूमन बॉडी को कट करके देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या क्या चीजें फिट हैं। ठीक है, अब देखिए ह्यूमन बॉडी जो है वो एक मशीन की तरह है। ठीक है, जैसे आपने देखा है कि एक मशीन है और उस मशीन में छोटे छोटे पुर्जे लगे होते हैं, छोटे छोटे सिस्टम होते हैं जो कि अलग अलग तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी क्या है, अलग अलग ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। ये ऑर्गन सिस्टम बहुत ही आराम से, बहुत ही कोऑर्डिनेशन में हमारी बॉडी के अंदर अरेंज है और बहुत ही कोऑर्डिनेशन में ये क्या कर रहे होते हैं, फंक्शन कर रहे होते हैं और हम अपनी लाइफ को बहुत ही आराम से एंजॉय कर रहे होते हैं। अगर आपको मेरी सेल वाली वीडियो में याद होगा तो हम लोगों ने देखा था कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनी हुई है। हमारी बॉडी मिलकर बनी हुई है सेल से। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स आपस में मिलकर क्या करती हैं, टिश्यूज बना लेती हैं। ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, हमारी बॉडी क्या बना लेती है, सेल्स आपस में मिलकर टिश्यूज बना लेते हैं, टिश्यू अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ठीक है, फिर कई सारे ऑर्गन मिलकर किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो क्या बन जाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। फिर ये ऑर्गन सिस्टम जब एक जगह अरेंज हो जाता है तो क्या बन जाती है, हमारी बॉडी बन जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर यही देखना है कि कौन कौन से, क्योंकि हमने टिश्यू भी पढ़ लिया है, हमने सेल भी पढ़ लिया है, टिश्यू भी पढ़ लिया है, अब हमें देखना है कि किस तरह से ये ऑर्गन आपस में अरेंज होकर सिस्टम बना रहे हैं और फिर ये सिस्टम किस तरह से हमारी बॉडी में अरेंज है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग किन किन सिस्टम्स पर बात करेंगे, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। बेसिकली हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पर, बात करेंगे हम, जो कि हमारा कैसा सिस्टम है, जो कि डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है। जो भी चीजें हम खा रहे होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करके उससे जो भी न्यूट्रिशन हमको लेना होता है, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है, इसको हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर हम देखेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, जो कि गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है ना। हम बार बार ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, बार बार कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, तो ये ऑक्सीजन अंदर जाकर बॉडी के क्या कर रही है, कहां से इतनी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रही है जो बार बार हम एक्सहेल कर रहे हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे कहां, रिस्पिरेटरी सिस्टम में। फिर हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम देखेंगे कि हमारी बॉडी में कोई एक ऐसी चीज होती है, कोई एक ऐसा टिश्यू होता है जो पूरी बॉडी में क्या कर रहा होता है, सर्कुलेट करके जहां पर जिन भी मटेरियल्स की जरूरत होती है वो वहां पर क्या करता है, पहुंचा देता है। बेसिकली हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करते हैं हार्ट की, ब्लड की और हमारा जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी स्टडी करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर इंडिविजुअल वीडियोज में देखेंगे। फिर हम स्टडी करेंगे हमारी बॉडी के अंदर और क्या सिस्टम होता है, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन
एंडोक्राइन सिस्टम देखेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, हमारी बॉडी में समय समय पर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स का बहुत ही पर्टिकुलर फंक्शन होता है हमारी बॉडी का। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा कौन सा केमिकल सिक्रीट करती है, इन केमिकल्स को बेसिकली हम बोलते हैं हार्मोन्स। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीट करती है ग्रोथ हार्मोन्स, ठीक है। या हमारी थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करती है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो ये सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में, ये सारे केमिकल्स हमारी बॉडी में किस तरह से काम कर रहे हैं वो हम देखेंगे एंडोक्राइन के अंदर। फिर हमारी बॉडी के और भी सिस्टम होते हैं, जैसे कि हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जिसमें कि हम पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे, कितनी बोन्स होती हैं, कितने कार्टिलेज होते हैं, किस तरह से बोन हमारी अरेंज होती हैं, हमारा कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इनका क्या फंक्शन होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे स्केलेटल सिस्टम में। फिर यहाँ पर हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें कि हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी बेसिकली हम लोग यहाँ पर ह्यूमन की ही एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो ह्यूमन का ही पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर ह्यूमन क्या करता है, हर ह्यूमन बॉडी की या फिर हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पेन होती है, ठीक है। वो लाइफ स्पेन जीने के बाद वो क्या होता है, मर जाता है, ठीक है। तो अगर इसी तरह सब मरते रहे तो क्या हो जाएगा, फिर तो एग्जिस्टेंस हमारा बचेगा ही नहीं ह्यूमन बॉडी का। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी ह्यूमन मरने से पहले अपनी जैसी कॉपीज बनाकर जाता है। तो वो पूरा सिस्टम हम देखेंगे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इस तरह से बहुत सारे सिस्टम है जिन पर हमें स्टडी करनी है। फिलहाल हम लोग यहाँ पर स्टार्ट जो करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से। एक एक करके एक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया कि ह्यूमन एनाटॉमी में हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किस किस तरह से हम सारे सिस्टम की स्टडी करेंगे एक एक करके। तो बेसिकली आज जो हम स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हम लोग यहाँ पर पहले देखेंगे एक ओवरव्यू कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक पूरा ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं, किस तरह से हम खाने को अपनी बॉडी में डालते हैं, किस तरह से वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद उस खाने का क्या होता है, बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट किस तरह से बॉडी से बाहर जाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो ह्यूमन एनाटॉमी का जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, वो है पहला हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आज हमारा स्टार्ट होने वाला है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्योंकि ये क्या है, एक तरह का सिस्टम है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होगा। उन सारे ऑर्गन्स पर हम लोग फोकस करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये क्या कर रहा है, बेसिकली ये कर रहा है डाइजेस्ट करने का काम। क्या डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है, ये डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है फूड को, वही फूड जो हम खाते हैं। अब अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो देखिए, ह्यूमन बॉडी जिंदा रहने के लिए क्या करता है, न्यूट्रिशन लेता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है, प्लांट्स भी न्यूट्रिशन लेते हैं, ह्यूमंस भी न्यूट्रिशन लेते हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन से ही हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, जिंदा रहने के लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, खाने से मिलेगी। जो खाना हम खाएंगे वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जाकर उस खाने को वो जो हमारा फूड मटेरियल है वो ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा और फिर क्या देगा, हमें एनर्जी देगा। यानी न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन ये दोनों चीजें ही मिलकर क्या करती हैं, एनर्जी देती हैं। और जब हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही होती है तभी हम जिंदा कहलाते हैं। एक जिंदा बॉडी में और एक मरी हुई बॉडी में यही फर्क होता है कि जिंदा बॉडी क्या होती है, उसकी हर एक सेल एनर्जी बना रही होती है, बट कोई मरी हुई बॉडी है, अगर कोई डेड बॉडी है तो उसकी कोई भी सेल किसी भी तरह की कोई एनर्जी नहीं बना रही होती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है कि कोई जिसको भी हम जिंदा कहते हैं या जिसको भी हम मरा हुआ कहते हैं, उसमें यही बेसिक डिफरेंस होता है कि जो लिविंग बॉडी होती है वो उसकी हर एक सेल क्या कर रही होती है, एनर्जी बना रही होती है। तो ये एनर्जी कहाँ से बनेगी, ये एनर्जी बनेगी खाने से। ठीक है, किससे बनेगी, न्यूट्रिशन से। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूट्रिशन से। अब अगर न्यूट्रिशन की बात आती है तो न्यूट्रिशन दो तरह से लेते हैं। जैसे पेड़ पौधे हैं वो क्या है, ऑटोट्रॉफ है, यानी उन्हें बाहर से खाना खाने की जरूरत नहीं है। उन्हें क्या करना है, बस उनको सनलाइट चाहिए, उन्हें थोड़ा सा पानी चाहिए, थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो फोटोसिंथेसिस करके क्या कर लेंगे, अपनी बॉडी के अंदर ही अपना फूड बना लेंगे।
ठीक है। लेकिन इंसानों के साथ ऐसा नहीं होता, ह्यूमन बॉडी के साथ ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरह से फूड का प्रोडक्शन नहीं होता, हम अपने खाने के लिए डिपेंडेंट है। तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। हेटेरोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो अपने खाने के लिए बाहर दूसरे एनिमल्स पर, दूसरे जो है किसी भी रीजन पर क्या हो, डिपेंडेंट हो। तो हम लोग क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, हेटेरोट्रॉफ है, क्योंकि हम खाने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है। हमें भूख लगेगी तो हम किसी पेड़ को खाएंगे या किसी एनिमल को खाएंगे, तब जाकर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन पहुंचेगा। ठीक है, तो ये हम क्या है, हेटेरोट्रॉफ है। ये तो ऐसे ही बताने वाली बात थी। चलिए अब अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो न्यूट्रिशन में हम क्या क्या खाते हैं? क्या खाते हैं भाई? हम खाते हैं फूड। लेकिन फूड हम खाते हैं किस लिए? फूड कंपोनेंट हमको क्या, कौन कौन से फूड कंपोनेंट मिलते हैं? तो अगर हम फूड कंपोनेंट की बात करें तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें बेसिकली हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, जो कि हमें कहां से मिलता है? जनरली मीठी चीजों से मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। जितनी भी आप स्वीट चीजें खाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होती है। फिर हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं फैट। ठीक है, फिर हम खाते हैं प्रोटीन, फिर हम खाते हैं विटामिन्स, फिर हम खाते हैं मिनरल्स। ठीक, किसी भी ह्यूमन बॉडी में जो भी खाना हम लोग खाते हैं, उस खाना खाने का जो हमारा रीजन होता है वो बेसिकली ये फूड कंपोनेंट खाना होता है। ठीक है, ये फूड कंपोनेंट हमें खाना होता है, इसलिए हम कोई भी खाना खाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दाल चावल खाते हैं। ठीक है, बेसिकली सब लोग खाते हैं दाल चावल। तो जब भी हम दाल चावल खा रहे होते हैं तो चावल में क्या प्रेजेंट होता है? चावल में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, हम दाल खा रहे होते हैं, दाल में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब दाल बनाने के लिए हम उस पर तड़का लगाते हैं। किसका तड़का लगाते हैं? ऑयल का तड़का लगाते हैं। ऑयल में क्या प्रेजेंट होता है? फैट प्रेजेंट होता है। दाल चावल हम लोग ऐसे ही नहीं खाते हैं, दाल चावल के साथ हम लोग कभी कभी सैलेड खाते हैं। तो सैलेड में बेसिकली हम लोग क्या खाते हैं? सैलेड में हम लोग वेजिटेबल्स ले लेते हैं, कुछ फ्रूट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में हमको क्या मिल जाता है? विटामिन्स और मिनरल्स मिल जाता है। तो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर खाना हम खा रहे होते हैं तो उसमें उसका जो रीजन होता है खाना खाने का, वो ये बेसिक कंपोनेंट लेना होता है। ठीक है, तो ये बेसिक कंपोनेंट हम अपने फूड से लेते हैं। क्यों लेते हैं? अब ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में जाकर? तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या है? एनर्जी गिविंग फूड है। एनर्जी गिविंग फूड कह लीजिए इसको। चलिए, एनर्जी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट से हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। कैसे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है जब हम खाना खाते हैं। ठीक है, अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है। नहीं, जैसे ही हम खाना खाते हैं हमारा खाना सबसे पहले कहाँ जाता है? मुंह में जाता है, माउथ में जाता है, बकल कैविटी में जाता है। तो जैसे ही हम खाना मुंह में रखते हैं और चबाना स्टार्ट करते हैं, वहीं से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ठीक है, फैट क्या करता है? फैट भी हमें एनर्जी देता है लेकिन इंस्टेंट एनर्जी नहीं देता है, इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। लेकिन जब ये डाइजेस्ट हो जाता है तो ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या है? एनर्जी दे रहे हैं। एनर्जी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम बाकी के काम कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड है। प्रोटीन की अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स है। बिल्डिंग ब्लॉक्स एलिमेंट इसको कहा जाता है। ये क्या करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। अगर आपने सेल डिवीजन याद किया, आपको याद होगा तो सेल डिवीजन में जब हम सेल डिवीजन पढ़ रहे थे तो सेल डिवीजन में जो हमारी सेल साइकिल थी उसमें क्या हो रहा था? प्रोटीन ही वहां पर हेल्प कर रहा था। प्रोटीन फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। एस फेज में, G1 फेज में क्या हो रहा था? प्रोटीन सिंथेसिस हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी तो जल्दी जल्दी हमारा सेल डिवाइड होगा, और जब सेल डिवाइड होगा तो हमारी ग्रोथ होगी। ठीक है, तो इसे हम बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स क्यों कहते हैं प्रोटीन को? क्योंकि ये हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। आप लोगों ने सुना भी होगा, जिम वगैरह जो लोग जाते हैं वो वहां पर प्रोटीन का पाउडर वगैरह उन्हें दिया जाता है, प्रोटीन डाइट पर उन्हें रखा जाता है, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोटीन खाएंगे उतना हमारी मसल्स क्या करेंगी? ग्रो करेंगी, हमारी हाइट बढ़ेगी, हमारी मसल्स बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमें ग्रो करना चाहते हैं हम, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप हैं तो आपकी एज में प्रोटीन की आपको बहुत जरूरत है।
क्योंकि अभी आपकी ग्रोइंग एज है, तो जितना ज्यादा आप प्रोटीन लेंगे उतना आपकी बॉडी क्या करेगी, ग्रो करेगी। तो खूब प्रोटीन खाइए, ठीक है। फिर बात आती है विटामिन्स और मिनरल्स की। तो विटामिन और मिनरल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। अब आप कहेंगे प्रोटेक्टिव फूड क्या होता है भाई, ये कौन सा फूड है? तो ये प्रोटेक्टिव फूड क्या है, ये प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो इन्हें ना लेने से हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं विटामिन की बात करूं, विटामिन ए अगर हम अपने खाने में विटामिन ए नहीं लेते तो विटामिन ए की कमी से हमारी आंखों में क्या हो जाता है, विजन प्रॉब्लम हो जाती है। बेसिकली कैसे विजन प्रॉब्लम हो जाती है इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम विटामिन पढ़ेंगे डिटेल में उस पर। अभी आप यहाँ पर जान लीजिए कि विटामिन ए जब हम नहीं लेते तो हमारी बॉडी में विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, हमें ठीक से दिखना बंद हो जाता है, डिम लाइट में हमें दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर हम विटामिन सी नहीं लेते, डिफरेंट टाइप्स की विटामिन होती हैं, इन पर भी हम लोग बात करेंगे जब डिटेल पढ़ेंगे विटामिन की। तो विटामिन सी ना लेने से हमारी गम और टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। विटामिन डी अगर हम नहीं लेते तो हमारी बोन्स क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और हमारी बोन्स ठीक तरह से ग्रो नहीं करती हैं। इसी तरह विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये क्या करती हैं, डिफरेंट डिसीजेस से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए हमें अपने फूड में विटामिन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन अगर हम नहीं लेंगे तो डिफरेंट टाइप की डिसीजेस हो जाती हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमें क्या कर रहे होते हैं, डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। फिर अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स में हम क्या लेते हैं, आयरन लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, ठीक है, फास्फोरस लेते हैं, ये सारे आयोडीन लेते हैं, ठीक है। ये सारे वो मिनरल्स हैं जिनकी हमारे बॉडी को बहुत जरूरत होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम आयरन नहीं लेते हैं अपनी बॉडी में तो आयरन क्या करता है, आयरन की कमी से हमारे, आपने पढ़ा होगा ब्लड, मैंने पढ़ाया था, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, ठीक है। तो अगर आप आयरन नहीं लेंगे अपनी बॉडी में तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगी, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी आपके बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आएगी। तो आयरन लेना हमें बहुत जरूरी है। कैल्शियम और फास्फोरस हमें हमारी बोन डेंसिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने बोन वाला चैप्टर, आपने बोन पढ़ा होगा, अगर हम लोग स्केलेटल टिश्यू पढ़ रहे थे तो बोन का मैट्रिक्स किसका बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। तो जितना ज्यादा हम कैल्शियम फास्फोरस लेंगे उतना हमारी बोन स्ट्रांग होगी। अगर आप बिना अपने खाने में बिल्कुल भी फास्फोरस और कैल्शियम लेना बंद कर दें तो क्या होगा, हमारी बॉडी की जो बोन डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, बोन हमारी कमजोर हो जाएगी, इजिली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। आयोडीन की बात अगर हम करें तो आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत थोड़े सी जरूरत होती है। आप समझ लीजिए कि जितना पेन की टिप के ऊपर जितनी जगह होती है उतना आयोडीन हमको जरूरी होता है। लेकिन अगर उतना आयोडीन भी हम नहीं ले पाते हैं तो हमारी थायराइड ग्लैंड जो कि नेक पर होती है, फ्रंट ऑफ नेक होती है, वो ठीक तरह से काम करना बंद कर देती है और स्वेल कर जाती है, तो ग्वाइटर जैसी डिसीजेस हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विटामिन्स और मिनरल्स क्या कर रहा है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजेस से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसलिए हमें ये फूड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जब आप कोई ऐसा खाना खाते हैं, दिन भर में जितना भी आप खाना खाते हैं, अगर उस पूरे फूड में ये सारे कंपोनेंट आप कवर अप कर रहे हैं तो आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं। तो आप जब भी खाना खाइए तो आप देखिए, लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में, आप देखिए कि आप जो भी फूड कंपोनेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं तो आप एक बैलेंस डाइट खा रहे हैं, आप हेल्दी ही होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपका यहाँ पर कोई भी पोर्शन स्किप हो जा रहा है, कोई भी फूड कंपोनेंट स्किप हो जा रहा है, तो फिर हमारा, इसका मतलब क्या है कि हम माल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं। हमें इनसे कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, इनके ना होने से कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब बात आती है, हम लोग पढ़ के आ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने देखा कि हम डाइजेशन क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि ये फूड कंपोनेंट हमें खाना होता है। अब बात आती है कि ये फूड कंपोनेंट तो हम ले ही रहे हैं ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम इन फूड कंपोनेंट, अब ये जो फूड कंपोनेंट है ये जब हम खाते हैं, ठीक है, तो जब हम खाते हैं तो हम इन्हें क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में खाते हैं, ठीक है। हमारा शरीर ये इनको हम बोलेंगे बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे, ये सारे जो फूड है ये हम किस फॉर्म में खाते हैं, बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में खाते हैं, यानी ये बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं। हमारा शरीर, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब हमारी जो बॉडी है, वो बॉडी इतने बड़े पार्टिकल्स को कंज्यूम नहीं कर सकती, एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि कोई कमरा है,
उस कमरे का दरवाजा अगर छोटा है, ठीक है, और हम आपसे कह रहे हैं कि इसमें से एलिफेंट को पास कराइए। अब दरवाजा छोटा है, अब उसमें से एलिफेंट कैसे जाएगा? नहीं जाएगा, जा ही नहीं सकता, है ना। हमें क्या करना पड़ेगा? दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरह हम जो फूड कंपोनेंट हम कंज्यूम करते हैं वो हम बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स के फॉर्म में खाते हैं। ये फूड पार्टिकल हमारी बॉडी उसे कंज्यूम नहीं कर पाती, इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे आना पड़ता है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? हमारी जो भी फूड कंपोनेंट हमने खाया है उसे क्या कर देता है? उसे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारी बॉडी उसे इजिली एब्जॉर्ब कर सके, इजिली एसिमिलेट कर सके डिफरेंट सेल्स में। तो बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा होता है? ये फूड का फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन करता है। फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन करता है। अब बात आती है फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन। फिजिकल ब्रेकडाउन क्या है? फॉर एग्जाम्पल ये मार्कर मैं तोड़ दूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये फिजिकल ब्रेकडाउन हो जाएगा। लेकिन अगर इस मार्कर पर मैं एसिड डाल दूं तो वो क्या हो जाएगा? इसका केमिकल ब्रेकडाउन। तो वो तब भी जाएगा, ये क्या हो जाएगा? केमिकल ब्रेकडाउन। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो फूड पार्टिकल का इन फूड कंपोनेंट्स को फिजिकली भी तोड़ता है और फिर और छोटा करने के लिए उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के केमिकल्स डाल देता है, ताकि वो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए। इस तरह से वो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए कि हमारी ब्लड वेसल्स उसे क्या कर सके? एब्जॉर्ब कर सके और ब्लड उसको ले जाकर इजिली हर एक सेल तक एसिमिलेट कर दे। आगे बात समझ में? ठीक है ना, बहुत इजी है। तो अब यहाँ पर जो फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन होता है वो होता है डिफरेंट टाइप्स की अब देखिए, जैसे ही आपने खाना खाया, ठीक है, तो जैसे ही हम खाना खाते हैं मुंह में रखते हैं, आप क्या करना शुरू करते हैं? खाने को चबाना शुरू करते हैं। तो चबाना क्या है? एक तरह का फिजिकल ब्रेकडाउन है। हम दांतों से क्या करते हैं? सिर्फ खाने को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ? फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। फिर उसके अंदर बहुत सारा सलाइवा ऐड हो जाता है, फिर हमारा खाना नीचे उतरता है, पेट में जाता है, ठीक है, स्टमक में जाता है। जैसे ही हमारा खाना स्टमक में जाता है, हर तरफ से क्या आने लगते हैं? डिफरेंट टाइप के डाइजेस्टिव जूस आने लगते हैं, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स आने लगते हैं, एसिड आने लगता है, ठीक है। तो वो एसिड क्या करता है? उन फूड पार्टिकल्स को केमिकली ब्रेक डाउन कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने कार्बोहाइड्रेट खाया, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट जो है ये क्या है? बेसिकली ग्लूकोज की चेन है। ये हम कार्बोहाइड्रेट किस फॉर्म में खाते हैं? स्टार्च के फॉर्म में खाते हैं। स्टार्च क्या है? ग्लूकोज की लंबी लंबी इस तरह से चेन है, ठीक है। अब इतनी लंबी चेन हमारी बॉडी क्या करती है? कंज्यूम नहीं कर सकती। तो अब हमने क्या किया? पहले तो हमने फिजिकली उसको ब्रेक कर लिया, फिर जब केमिकल ब्रेकडाउन होता है, डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स उस पर आते हैं, तो हमारी जो फूड, हमारा जो ग्लूकोज की चेन है वो क्या हो जाती है? ऐसे ऐसे टूट जाती है, छोटे छोटे पीसेज में टूट जाती है। और फिर हमारी बॉडी उसको क्या, हमारा ब्लड वेसल्स क्या करती है? उसको इजिली एब्जॉर्ब कर लेती है। उसी तरह अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी क्या है? एमिनो एसिड की चेन होती है। एमिनो एसिड की डिफरेंट ये एमिनो एसिड की चेन होती है, बड़ी बड़ी एमिनो एसिड की चेन होती है। इनको भी हमें क्या करना होता है? केमिकली ब्रेक डाउन करना होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या समझा कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं अपनी बॉडी में वो डिफरेंट रीजन से लेते हैं। रीजन हमने यहाँ पर देख लिए। अब ये जो फूड कंपोनेंट है, ये जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन में हम फूड खा रहे हैं, फूड कंपोनेंट्स हैं, ये फूड कंपोनेंट्स क्या है कर रहे हैं? हम मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में कंज्यूम कर रहे हैं। ये मैक्रोमोलिक्यूल डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, डायरेक्टली उनको ब्लड नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ती है? फूड को फिजिकली और केमिकली ब्रेक डाउन करने की जरूरत पड़ती है, उन्हें तोड़ने की जरूरत पड़ती है। जब हम इन्हें तोड़ देते हैं छोटे छोटे सिंपलेस्ट फॉर्म में, तब हमारी बॉडी इसको इजिली क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। ये तो था डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ओवरव्यू, ठीक है। आगे जो हमारा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस है, वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये ओवरव्यू समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।